बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ख़बर यह है कि अमेरिका ने एक एडवाइज़री जारी की है और अपने शहरियों को मना किया है कि पाकिस्तान में वो मूव ना करें। स्पेशली उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, इंडिया पाकिस्तान के कोई बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे। साथ में ये भी बताया कि जो एहतजाज होता है जिन इलाकों के अंदर, वहाँ पे भी ना जाएँ। यानी पाकिस्तान में एहतजाज मना है, शरीक ना हों। सोशल मीडिया पर हुकूमत और फ़ौज पर तनकीद की वजह से कई अमरीकी शहरियत रखने वाले शहरी गिरफ्तार हो चुके हैं। सफारत खाना गिरफ्तारी पर महदूद मदद फराम कर सकता है। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों को वार्निंग जारी की है कि वो पाकिस्तान में ट्रैवल भी ना करें, दहशतगर्दी के वाक़यात और ख़तरात भी हैं। इस पे जो पहले ही इम्तियाज़ गुल साहब ने सबसे पहले ये बात की थी और उन्होंने कहा था कि आपने बंदा पकड़ के तो अमेरिका को दे दिया है और अमेरिका ने शुक्रिया तो अदा कर दिया है, लेकिन ये एक रॉन्ग रीज़न है, ये एक अच्छी वजह नहीं है। इससे पाकिस्तान इस बारे में रजिस्टर्ड होगा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया में जाती है या पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं। अब वो ये कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के एक दिन बाद अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों को नई वार्निंग जारी की है, पाकिस्तान का सफ़र ना करें। इसकी तशरीह कैसे की जाए? क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पहचान सिर्फ दहशतगर्दी के मसाइल से है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हुआ क्या? ये सिर्फ एक एहसन इकबाल साहब का आपको ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूँ। एहसन इकबाल साहब आजकल ज़रा ऊंची हवाओं में उड़ रहे हैं और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे उनसे बड़ा जमहूरी कोई नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। लेकिन पहले आप ये सुन लें, वो कहते हैं 2018 में एक अनाड़ी को बिठाया गया था जो मुल्क को दिवालिया करके चला गया। हमने मुल्क को दोबारा पाँव पर खड़ा किया और सियासत की कुर्बानी दी। ये एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं। अब अच्छा खासा नाजरीन मुल्क चल रहा था 2022 तक। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बच गई थी, ग्रोथ रेट बढ़ रहा था, महंगाई पर कंट्रोल था, आलमी प्रेशर के बावजूद इंडस्ट्री अपनी पूरी सलाहियत से प्रोडक्शन कर रही थी। पाकिस्तान में देखें ना, आपको मजदूर नहीं मिल रहे थे, स्किल्ड वर्कर्स आपको नहीं मिल रहे थे इंडस्ट्री चलाने के लिए। ये भी पाकिस्तान में टाइम आया हुआ था, नए से नए मनसूबे लग रहे थे। फिर अचानक से उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक दफ़ा फिर एक्सटेंशन की खुजली हो गई और इस चक्कर में उन्होंने सारे करप्ट सियासतदानों को इकट्ठा किया और हुकूमती जमात के अंदर लोटे बनाए और हुकूमत गिरा दी। सिंपल ये हुआ। करप्ट टोले ने आने के बाद अपने केसेस ख़त्म किए, सख्त तरीन कवानीन जो थे, जो उनकी करप्शन को पकड़ते थे, उन कवानीन को ही बदल दिया और मुल्क में हर चलती हुई चीज़ को रोक दिया। महंगाई और कम तरीन सरमायाकारी के 50 साल रिकॉर्ड इस हुकूमत ने तोड़ दिए। इंसानी हकूक़ की बदतरीन पाबंदियाँ की। मुल्क को अमली तौर पर इस हुकूमत ने दिवालिया के करीब पहुँचाया और इसका एतराफ़ वफाकी वज़रा ने खुद किया। और फिर तारीख के बदतरीन टैक्सेस लगाए अवाम के ऊपर, तारीख के महंगे तरीन कर्जे इन्होंने लिए इदारों से और अवाम के ऊपर बोझ बढ़ाते गए। अवाम पे इतना बोझ डाला कि उसी बोझ तले इनकी अपनी सियासत भी तबाह हो गई। सियासत इसलिए तबाह नहीं हुई, आपने पहले मुल्क को दिवालिया किया, फिर दिवालिया से बचाने का सारा बोझ अवाम के कंधों पे डाला, इस वजह से आपकी सियासत तबाह हुई है। 38% जो महंगाई पहुंची है वो एहसन इकबाल साहब आपके दौरे हुकूमत में पहुंची है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो इमरान खान साहब का दौर था ना, वो आज भी मौजूदा दौरे हुकूमत के मुकाबले में सुनहरा दौर लगता है। उसकी वजह यह, लोगों के पास रोज़गार था, लोगों के पास एतमाद था, पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ रही थी, पाकिस्तान के अंदर कारोबारी ज़िंदगी चल रहा था, तो सिस्टम लोगों का चला हुआ था, हुकूमत लोगों को रिलीफ दे रही थी। आलमी दबाव और महंगाई के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई पे कंट्रोल था। ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में था। लेकिन ये ऐसे निकम्मे और नालायक जत्थे को लाकर मुसल्लत किया गया। सिर्फ एक शख्स ने अपनी एक्सटेंशन के लिए खेल शुरू किया और उस खेल का नतीजा ये निकला कि ना उस शख्स को एक्सटेंशन मिली और ना पाकिस्तान के पल्ले उसने कुछ बाकी छोड़ा। अब सूरत हाल ये है कि जिस इदारे से उस शख्स का ताल्लुक था, पाकिस्तान आर्मी से, उसकी हालत क्या कर दी। देखें ना, पाकिस्तानी फौज का जो सबसे बुनियादी काम है वो अवाम की हिफाजत है, सरहदों की हिफाजत है। हमारी पाक फौज ने कई ऐसे काम अपने जिम्मे ले लिए हैं और गुज़िश्ता कुछ अरसे में ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से अपने जिम्मे लिए हैं जो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मिसाल के तौर पर सियासत में उनकी मुदाखलत होती है, हुकूमत में वो मुदाखलत कर रहे हैं, मईशत की जिम्मेदारी उन्होंने अपने जिम्मे ली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली हुई है, मीडिया कंट्रोल की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली हुई है, अदलिया कंट्रोल की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली हुई है, पार्लियामेंट के कंट्रोल की जिम्मेदारी अपने लिए ली हुई है। यानी अब सियाहत का शोबा हो, मादनियात का शोबा हो, ब्यूरोक्रेसी की तैनातियाँ हो, तामीरात का शोबा हो, रियल स्टेट का शोबा हो, दर्जनों ऐसे कारोबारी इदारे चला रही है पाकिस्तान की फौज जो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो इनका काम नहीं होना चाहिए। इनके अंदर खाद से लेकर सीमेंट तक, सड़कों से लेकर दलिया तक, दूध से लेकर मवासलात तक, बैंक से लेकर प्राइवेट सोसाइटियों तक
और दीगर कई बिजनेसेस ऐसे शामिल हैं जो प्राइवेट सेक्टर करता है, लेकिन यहां पे पाकिस्तान की फौज ये सारे कारोबार करती है। ये सारे कारोबार जो है ना वो एक इजाफी बोझ है। मजे की बात यह है कि यह दावा किया जाता है फौजी अफसरान जो रिटायर है उनकी जानिब से कि फौज जो जो बिजनेसेस कर रही है वो सारे फायदे में जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक चैनल पे, काले चैनल पे गालिबन मैं देख रहा था कि वहां एक फौजी बैठ के ये कह रहा है रिटायर कि जनाब फौज के जेर असर जितने भी इदारे चल रहे हैं, प्राइवेट कारोबार चल रहे हैं, वो सारे तरक्की कर रहे हैं और सारे मुनाफे में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों खसारे में जा रहा है? यानी पाकिस्तान की फौज का जो वाहिद काम है वो तो दहशतगर्दी पे कंट्रोल था। और हमें आर्मी चीफ मिसालें दिया करते थे शाम की, लिबिया की, कि जनाब उन मुल्कों की आप हालत देखें, शाम, यमन, लिबिया, इराक, इन मुल्कों के नाम लेकर हमें डराया करते थे कि अगर पाक फौज नहीं होगी तो आपकी हालत वैसी ही हो जाएगी। अब जनाब जो नया दादोशुमार आया उसके मुताबिक हमारी हालत उनसे बुरी हो गई है। पाक फौज भी मौजूद है। यानी बिजनेसेस चल रहे हैं, सियासत चल रही है, मामला चल रहे हैं, अदलिया कंट्रोल हो चुकी है, हर चीज पे मुकम्मल कंट्रोल और काबू होने के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल यहां तक क्यों पहुंची, जिसके लिए बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान की फौज की है। बाकी सारे शोबों में अगर ये कामयाब हैं तो उस शोबे में जिसके लिए पाकिस्तान की कौम अपना पेट काटती है, उस शोबे में जिस शोबे के लिए पाकिस्तानी कौम जो है वो इतनी बड़ी फौज का बजट बर्दाश्त करती है, उस शोबे में नाकामी क्यों हुई है? देखिए, कामयाबी तो सबसे पहले उस शोबे में होनी चाहिए ना जो बुनियादी काम है। आपको अपना बुनियादी काम आता हो तो फिर आप कोई और इधर उधर का काम कर दे तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना बुनियादी काम जो है उसके अंदर नाकामी का सामना है तो फिर आपको सारे काम छोड़कर अपने बुनियादी काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिन ममालिक का नाम लेकर हमें डराया जाता था वो आज हमसे बेहतर है। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये खबर आई है जनाब, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और वो तो बहुत रोला डाल रहे हैं। कुलभूषण यादव के हवाले से खबर है कि तुर्बत में नामालूम अफराद की फायरिंग से नमाज तरावी के दौरान मुफ्ती शाह मीर जाँ बहक हो गए। मुफ्ती शाह मीर का कत्ल भारतीय मीडिया की टॉप स्टोरी बना हुआ है इस वक्त, और वो ये दावा कर रहे हैं कि कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करवाने के पीछे मुफ्ती शाह मीर का हाथ था। ये वो दावा कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने टारगेट्स तो अचीव किए हैं। सिखों का कत्ल किया गया पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ ऐसे एलिमेंट जिनको भारत अपने खिलाफ समझता था उनका कत्लेआम किया गया पाकिस्तान के अंदर। खालिस्तान के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनका कत्ल किया गया पाकिस्तान के अंदर। फिर भारत ने जो टारगेट अपने अचीव करने हैं पाकिस्तान में, वो वक्तन फवक्तन वहाँ पे उनके अखबारात, उनके टीवी बताते हैं कि फलां बंदे को भी घुस के मार दिया, भारतीय इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी है। कुछ 20 के करीब टारगेट्स के बारे में खबरें भी छपी थी कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर ये टारगेट्स अचीव किए हैं। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काउंटर करना है ना भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को। अगर वो पाकिस्तान के अंदर अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी बढ़ती चली जा रही है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर। और इसका जवाब तो फिर पाकिस्तान के इदारे ही दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। अब ये जो मुफ्ती शामीर साहब हैं, इनके बारे में भी अब जो गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ दे सकती है कि क्या इनका कोई ताल्लुक था या नहीं था कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में। सोर्सेज तो कह रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो इसको शद्द और मद के साथ बयान कर रहा है और वो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल यही बंदा था। नाज़रीन, इस निज़ाम को बचाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, सारे हरबे इस्तेमाल किए, कोई एक हरबा भी नहीं छोड़ा कि इमरान खान से किसी तरह ये लोग जान छुड़ा लें। लेकिन मजे की बात यह है कि पार्लिमान पर कब्जे के बावजूद, अदलिया पर कब्जे के बावजूद, आइन की जो है वो धज्जियां उड़ाने के बावजूद, मीडिया और माशरती इकदार, हर चीज़ की धज्जियां उड़ा दी गई, मगर वो मसला आज भी हल नहीं हो रहा। इमरान खान या इमरान खान की मकबूलियत का जिन किसी बोतल में ये बंद नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनकी कोशिश है कि नौजवानों की जो नाराज़गी है उनके साथ वो दूर हो जाए, और उसके लिए वो नौजवानों से इंटरेक्शंस भी करते रहते हैं, स्टेटमेंट्स भी जारी करते हैं, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके पीछे आपको किसी का हाथ नज़र नहीं आता, आपको ये नज़र आता है कि ये इतने सारे लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं, इतने सारे लोगों का बोझ तो एक कमर्शियल न्यूज़ चैनल नहीं उठा सकता जितना बड़ा बोझ ये डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स उठा रहे हैं। करोड़ों रुपया महीने का ये कैसे खर्च कर रहे हैं जबकि इनकी कमाई ज़ीरो है, यानी कुछ नहीं कमा रहे और बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। बेशुमार लोगों को इकट्ठा किया गया है तो अपना नैरेटिव बनाने के लिए, नौजवानों के अंदर बातचीत को बेहतर करने के लिए। इवन पश्तो ज़बान में भी शहजाद अकबर साहब बता रहे थे कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और कोशिश की जा रही है कि जो पश्तो बोलने वाले नौजवान हैं उन्हें अपनी लाइन पे लाया जा सके, लेकिन नौजवान काफ़ी नाराज़ हैं। हालात ये हैं कि जिस नौजवान को गिरफ्तार किया जाता है या बुजुर्ग को इवन गिरफ्तार किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी रैली से या जलसे से, महीनों के बाद भी जब वो छूट कर आते हैं तो वो इमरान खान के नारे लगा रहे होते हैं। लोग उनके गलों में हार डालते हैं, लोग उनका इस्तकबाल करते हैं,
लोग उन्हें सर आंखों पे बिठाते हैं और उसके बाद जो उनके इलाके के बाकी नौजवान हैं वो भी ऑटोमेटिकली इस तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए तहरीक चलती कैसे, तहरीक के अंदर जिन लोगों को मार पड़े वो आए और आकर चुप करके बैठ जाए ना तो फिर तहरीक नहीं चलती। लेकिन जिन लोगों को मार पड़े वो बाहर आए, उनका इस्तकबाल हो और वो अपने मौके पर डट कर खड़े हो जाए तो वो हीरोज बन जाते हैं। जब वो लोग हीरोज बनते हैं तो उनके आसपास के जितने नौजवान होते हैं वो सारे उन हीरोज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और वो उनकी तरह का हीरो बनना चाहते हैं और इस तरह एक तहरीक के अंदर लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो रियासत है वो लगातार यही गलती कर रही है और गलती में गलती, इतनी ज़्यादा गलती कि अब तो हर तरफ से शिकवे शिकायतें आ रहे हैं। अख्तर जान मेंगल साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के एक बड़े रहनुमा हैं और वो इस सिस्टम से बहुत मायूस हुए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, बल्कि JUIF के जो सीनियर लॉयर हैं उनका भी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उनके रहनुमा वो ये कह रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर बेहतर था और आज के दौर के अंदर ज़्यादा जुल्म, फस्तायत और जबर है। उन्होंने कहा जी परवेज़ मुशर्रफ से मेरी बड़ी मुखालफत थी, बिल्कुल वो पसंद नहीं थे, वो बेहतर आदमी नहीं थे, लेकिन आज का दौर तो उस दौर से बहुत बुरा है। अख्तर जान मेंगल ये कहते हैं पहले लोग IB और स्पेशल ब्रांच के जरिए अगवा किए जाते थे, मगर इस बार तो तरक्की इतनी हो गई है कि ISI ने बराह रास्त एक खातून सेनेटर को अगवा करके ज़बरदस्ती आइनी तरमीम में वोट दिलवाया है। ये ना सिर्फ जमहूरी इक़दार और आइन की तौहीन है बल्कि बलूच रवायात की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। फिर न जाने किस मुंह से औरत को इज्जत दो की बात करते हैं या ख़वातीन का आलमी दिन मनाने का ढोंग रचाते हैं, जब हकीकत में औरतों को अगवा करके, हिरासा करके और ज़बरदस्ती फ़ैसले करवा कर उनकी तजलील की जाती। ये जनाब आपको कह रहे हैं अख्तर मेंगल साहब। अख्तर मेंगल साहब ने मजीद बताया कि 1947 से बलूचिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में डाल दिया गया था। पहले सिर्फ बलूचिस्तान में लोग लापता होते थे, मगर अब उसने पूरे पाकिस्तान को मिसिंग पर्सन में तब्दील कर दिया है। हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अरबी ऊंट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर उसे खेमे में जगह दो तो ये पूरे खेमे पर कब्जा कर लेगी और मालिक को धक्के देकर बाहर फेंक देगी। ये पहले ही अदलिया, पार्लियामेंट, मीडिया और दीगर इदारों में मुदाखलत करती थी, मगर अब ये मियाँ बीवी के ज़ाती मामलात और इद्दत जैसे निजी मसाइल में भी दखल अंदाजी कर रही है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने एक वफद को अख्तर मेंगल साहब के पास भी भेजना चाहिए, उनके साथ भी बातचीत जारी रखनी चाहिए। उनके साथ वहाँ पे जुल्म और फस्तायत हो रही है बलूचिस्तान में, जिसका वो मुकाबला कर रहे हैं। और अख्तर मेंगल साहब वो शख्सियत हैं जो बलूचिस्तान के नौजवानों को कम से कम बैठा के बातचीत शुरू तो कर सकते हैं। मारंग बलोच साहिबा हैं, चाहे वो मंजूर पश्तीन हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के रहने वाले गयूर बलोच हैं, चाहे वो गयूर पठान हैं बलूचिस्तान के रहने वाले। ये दो जो तबकात हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं, बलोच और पठान। तो इनके साथ जो है वो बातचीत की जा सकती है, बैठा जा सकता है, इनकी बात सुनी जा सकती है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन मैं पिछले वीलॉग में आपको कह रहा था कि जिसके हाथ में हथौड़ा हो उसे हर मसला कील ही नज़र आता है और उसे लगता है कि इसको ठोक दो पकड़ के। तो डंडे वाली पॉलिसी जो है वो काम नहीं कर रही बदकिस्मती से। डंडे वाली पॉलिसी का नतीजा ये है कि तुरखम बॉर्डर के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। यानी पाकिस्तान में तुरखम बॉर्डर है और तुरखम बॉर्डर में जो है वो सैकड़ों ट्रक्स खड़े हैं, वहाँ पे खाने पीने की अशिया भी हैं, ऐसी चीज़ें भी हैं जो ख़राब हो सकती हैं। और जितने कारोबारी लोग हैं वो उन ट्रकों का रास्ता मांग रहे हैं, जनाब हमें अफ़गानिस्तान की तरफ जाने दें, वहाँ से यहाँ पे आने दें। लेकिन तुरखम बॉर्डर बंद है और एक ढिटाई है दोनों तरफ से। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। ज़्यादा नुकसान इसमें पाकिस्तान का होता है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोज़ाना का नुकसान खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी को हो रहा है। नादरीन, हमारी अफ़गान पॉलिसी जो है वो इतनी फजूल है कि उसको मजीद निज़ामी साहब हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर ही सारी बंद कर दी। वो ये कहते हैं कि ना खुदा मिला ना विसाल सनम। गुज़िश्ता 10 साल में हमारे तरकश में जो आखिरी तीर था वो यही था कि हम अफ़गान तालिबान को दुनिया के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठा सकते हैं। अब वो भी कारगर नहीं रहा क्योंकि दुनिया की नज़रों में हमारे नखरे ही बहुत ज़्यादा थे। अब आलमी दुनिया अरब शेखों के ज़रिए अफ़गान तालिबान से डील कर रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के पास ये एक हथियार था कि जब तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, आपने जब भी तालिबान से बैठ के बात करनी हो हम आपकी बातचीत करवा देते हैं। शुरू करवाई भी पाकिस्तान ने थी। पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था इमरान खान साहब के दौर में, उससे पहले भी फैसिलिटेट किया था। तो ये जब बातचीत शुरू हुई थी तो इसी तरह शुरू हुई थी और इमरान खान साहब ने तो कन्विंस भी किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि बातचीत करके आप यहाँ से निकल जाएँ। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। तो अरब जो ममालिक हैं वो तो ताल्लुकात बनाते हैं, उनको तो पैसा वैसा नहीं चाहिए, बल्कि वो तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जाके मगरबी दुनिया में, उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो उन्होंने ये काम फ़ी सबीलिल्लाह किया दुनिया में अपनी वक़्त बढ़ाने के लिए।
तो अब हुआ ये है कि अफ़गान तालिबान के साथ दुनिया जो डील कर रही है वो अरब शेखों के ज़रिए से कर रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि पहले 40 साल पाकिस्तानी जहाद के लिए अफ़गानिस्तान जाते थे, अब अफ़गानी जहाद के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये सब कुछ हमारी वो पॉलिसी है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस खित्ते पे और पाकिस्तान पर मुसल्लत की। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से बहुत ज़्यादा मजबूर थे या हमारा कोई बस नहीं चलता था या हम कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसा नहीं है। हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने अपने डॉलरों के चक्कर में, अपने ज़ाती मफादात के चक्कर में, अपने ओहदों के चक्कर में हमने पाकिस्तान को वहाँ पहुँचा दिया कि आज हमें पछताना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो सारी की सारी तवज्जो है वो इस बात पे है कि किसी तरह मरियम नवाज़ को हीरो बनाया जाए और इमरान खान को ज़ीरो बनाया जाए, लेकिन ये दोनों काम जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर नहीं पा रही। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन भी चल रहा है, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा। आफ्ताब इकबाल साहब ने खबर दी कि टॉप से मरियम नवाज़ के लिए अप्रूवल है और बॉटम से जो है वो कोशिश की जा रही है बिलावल के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक टॉप पे कबूल नहीं है और दूसरी बॉटम पे कबूल नहीं है। यानी वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी दो धड़े बने हुए हैं, एक धड़ा मरियम नवाज़ को लाना चाहता है और एक बिलावल को लाना चाहता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो अवामी धड़ा है, अवाम की जो अक्सरियत है, वो एस्टेब्लिशमेंट को इन दोनों समेत जान छुड़ाना चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी जान छूटे, ये दो नंबरी बंद हो पाकिस्तान में और ये दोनों भी तोहफे अपने साथ लेकर जाओ। हमें इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड के ऊपर इनकी कोई औकात नहीं है। ग्राउंड के ऊपर दे आर ज़ीरो, दे आर नथिंग ऑन ग्राउंड। ये ना मरियम नवाज़ कुछ बेचती है, ना बिलावल कुछ बेचता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते दोनों काउंसलर नहीं बन सकते, इनके अब्बे भी काउंसलर नहीं बन सकते। यास्मीन राशिद साहिबा किसी एक खातून पर या नौजवान पर वो हाथ रख के ये कह देना कि नवाज शरीफ के मुकाबले में तुम काउंसलर का इलेक्शन लड़ो, तो वो नौजवान नवाज शरीफ को काउंसलर का इलेक्शन भी हरा देगा। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं यास्मीन राशिद के हाथ की बात कर रहा हूं। और वाकई में ये हालात लाहौर के अंदर इस खानदान के हो चुके हैं। लाड़काना से बिलावल इलेक्शन नहीं जीत सकता, उल्टा लटक जाए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें, आलमी मुबस्सरीन बुला लें, सबको बैठा दें, आप इलेक्शन करवा के देख लें, ये वहां से इलेक्शन नहीं जीत सकता। जो मर्जी कर ले, नवाब शाह से इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनकी दुर्गत बन चुकी है अवाम के अंदर, इनकी जड़ें खत्म हो चुकी हैं, ये खोखले हो चुके हैं, इसीलिए तो बेचारे बूट पॉलिश कर रहे हैं। इनके पांव अगर जमीन के ऊपर होते तो इनके हाथ में कभी भी ब्रश ना होता। इनके पांव जमीन के ऊपर नहीं है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ग्राउंड से, जो लोग मेरे साथ बात करते हैं वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली दे हैव गॉन, वो खत्म हो चुके हैं, अब वो वापस कभी नहीं आ सकते। इनके हालात बहुत पतले हैं। लेकिन देखें, सियासत है ना, आप इसमें कोई भी बात हतमी कह नहीं सकते। इमरान खान साहब भी गैर मकबूल हुए थे, फिर एकदम बहुत मकबूल हो गए थे और अभी बहुत मकबूल हैं। तो सियासत में वापसी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले जो सियासत में वापसी करनी होती है, आपने अपनी पॉलिसी ठीक करनी होती है। आपने बूट को इज्जत देने की बजाय वोट को इज्जत देनी होती है। नाज़रीन, ये जो तोहफे मुसल्लत किए गए हैं, ये अवाम के साथ क्या कर रहे हैं ये आप देखें। वो जो डॉक्टर के साथ बदतमीजी की मरियम नवाज साहिबा ने, उसके बाद डॉक्टरों का रद्द-ए-अमल आ रहा है। पाकिस्तान के बाहर से भी डॉक्टर्स वीडियो बना रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी बना रहे हैं और बड़ी तमीज़ के साथ बना रहे हैं। यार ये क्या बदतमीजी है, ये हमारा काम है। ये ऐसे अनपढ़ जाहिल लोग अंदर घुसेंगे और घुस के हमारे अस्पतालों के अंदर ना ही हमें दवाइयाँ देते हैं, ना ही हमें बजट देते हैं। अस्पतालों के अंदर इन्होंने हालत बुरी की हुई है, फैसिलिटी ये टकेगी नहीं देते, काम हमसे दुगना लेते हैं और उसके बाद आकर हमारे ऊपर बदमाशी भी करते हैं। तो ये दिस इज नॉट फेयर। तो डॉक्टर जो है वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, उनमें बहुत गुस्सा है। एक डॉक्टर साहब हैं भक्कर में, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया पीका एक्ट के तहत। बैरून मुल्क से डॉक्टर वीडियो बना के डाल रहे हैं। यानी कोई एक शोभा, बदमाशी इन्होंने हर जगह पे जाके करनी है, रंगबाजी इन्होंने हर जगह पे जाके करनी है। टिकटॉक बनाने के चक्कर में एक डॉक्टर की इज्जत, अच्छा ये फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, मे भी देखें डॉक्टर से गलतियां भी होती हैं, लेकिन अगर आपने ये हरकतें करनी है तो क्या आपने ऐसे करनी है कि कैमरे ऑन करके आपने डॉक्टरों को बेइज्जत करना है? तो तरीकेकार तो ये होता है कि आप एक मीटिंग में बैठते हैं, अंदर बैठ के आप इन कैमरा बात करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, इंक्वायरी करते हैं, फिर आप फैसला करते हैं और फैसला वो डिपार्टमेंट करता है और वो आपको सिफारिशात पेश करता है। ये तो जनाब बदमाशी है। शहबाज शरीफ साहब भी यही ड्रामे करते थे। अब उनकी जो भतीजी है वो उनसे 2 कदम आगे, वो नेक्स्ट लेवल पे आके वही वाली बदमाशी और वही वाली चीज़ें करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ना इस सस्ती अदाकारी से आप नौजवानों को मुतासर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।